हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार बढ़ाना। और बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। हम भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेकर 1990 के बीच का टाइम पीरियड आपका देख रहे थे। उस जो हमने अपना कल का लेक्चर जो हमने देखा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने यही जानने की कोशिश करी कि आखिर में जो हम सार्वजनिक क्षेत्र, हम समाजवाद की थ्योरी को बढ़ाकर हम सब क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्रों में बदलने की कोशिश करी थी, या हम ये कोशिश कर रहे थे कि जितने अधिक से अधिक क्षेत्र हों वो आपके सार्वजनिक हो। हमने उनका रिजल्ट देखा, तो जिस 40 साल के अंतर्गत हमें जो बढ़ावा दिखना चाहिए था, या हमें जो बदलाव नजर आपके दिखने चाहिए थे, वो बहुत ना मात्रा में देखने के लिए मिले। यानी कि एक खास विकास हमें देखने के लिए नहीं मिला। और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी नीतियां थी, वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसमें भी सरकार ने आपका ये निर्णय लिया, और हमारे विद्वानों का ये तर्क था कि हमें उन क्षेत्रों को चुनना चाहिए, या सार्वजनिक क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को रखना चाहिए जिन पर आपकी निजी कंपनियां, जो आपके निजी क्षेत्र हैं, वो लोग काम नहीं करते। उन क्षेत्रों को नहीं जहां आप निजी क्षेत्र काम कर सकते हैं, उन पर सरकारी क्षेत्रों को काम करना है। हमें केवल ये फोकस करना था कि हमें उन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए जिन पर क्या हो आपका बच्चों, जिन पर निजी क्षेत्र ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र समाजवाद की थ्योरी को लागू करना था। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र को समाजवाद की थ्योरी के अंदर लाकर सरकार स्वामित्व में दे। हमने उसका रिजल्ट देखा था, औद्योगिक क्षेत्र, दूरसंचार और आपका मॉडर्न ब्रेड वाली जो कंपनी थी, हमने उसके रिजल्ट देखकर हमने ये सब चीजें डिसाइड की थी। तो हमारा कल का जो, यानी कि जो हमारा पिछला लेक्चर था, वो हमने बहुत अच्छे से समझा। आज उससे आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत और लगन के साथ इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अब वैसे तो आपको अब अभ्यस्त हो गए होंगे आप टीवी के माध्यम से पढ़ने में, लेकिन कुछ चीज ऐसी रहती होंगी जो आपको छोटा मोटा आपको समझ नहीं आता होगा। लेकिन मैं हर एक बारीकी के साथ चैप्टर को आपको बढ़ाता हूँ, और कुछ ऐसा हो जाए कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार उसको रिवीजन कीजिए और पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए, ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ। तो बच्चों, हम कल इतना क्षेत्र आपका देख चुके थे, और उसमें हमने ये देखा कि सरकार को किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए और किन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं आपका देना चाहिए, ये हमने देखा। और हमने क्या देख रहे थे, हम औद्योगिक विकास नीति का जो आपका प्रभाव है, हम उसको आपका देख रहे थे। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब जहां से हमारा टॉपिक छूट गया था, हम लोग वहां से शुरू करते हैं। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे, क्लियर हो गया। अब इससे आगे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर आपको पिछला लेक्चर आपको रिवाइज है, कल का लेक्चर रिवाइज है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म ने भारी नुकसान उठाया था। कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो उनकी फर्म थी, जो उनकी यूनिट थी, उन्होंने क्या उठाया? भारी नुकसान उठाया था। लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। क्या रखा? काम जारी रखा, क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम को का बंद किया जाना कठिन है। यानी कि चाहे आपको सरकारी उपक्रम में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में कितना ही नुकसान हो, लेकिन आप उनको क्या नहीं करेंगे? बंद करना कठिन है, और उन्हें जल्दी से बंद नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। क्या होता रहे? जो राष्ट्र के सीमित संसाधन, उनका क्या होता रहे? निकास। भले ही वो खर्च होते रहे, निकलते रहे, लेकिन क्या नहीं करेंगे हम? जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें हैं, उनको जल्दी से हम लोग बंद नहीं करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ ही हो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि भैया, अगर जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें हमेशा घाटा हो रहा है, तो जो आपके नीचे उनमें हमेशा लाभ ही होगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के फर्म मूलतः निजी फर्म भी थी। कह रहे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो आपके सार्वजनिक, देखिए ब्रैकेट में बता रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे आपके सार्वजनिक जो मूलतः क्या थी? आपकी निजी फर्म थी, जो हानि के कारण बंद होने को थी। यानी क्या थी? आपकी हानि के कारण क्या थी? बंद होने की थी। इसके बाद कामगारों की नौकरी की संरक्षण के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि किसी का रोजगार ना जाए। क्लियर हो गया? किसी का रोजगार ना जाए, जो आपके कामगार हैं, कामगार मतलब जो उन औद्योगिक इकाई में या जिन क्षेत्र में लोग लगे हैं, क्लियर हो गया, उनका काम ना जाए, उनकी नौकरियों को संरक्षण देने के लिए क्या कर दिया? उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को ही बनाए रखने के लिए संसाधनों का
अपव्यय नहीं होने देंगी। क्या नहीं होने देंगी? अपव्यय नहीं होने देंगी। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब क्या था, सबसे बड़ी समस्या थी कि भले ही आपका जो आपकी नीतियां थी, जिन नीतियों के माध्यम से जो हमारा ग्राफ आपका गिर रहा था, जो हमारा भले ही लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन हमें मेन फोकस क्या था, जो कामगार हैं उनको संरक्षण देना था, उनकी नौकरी को संरक्षण देना था। और क्यों किया गया? ताकि उनके संरक्षण दिया जा सके, क्योंकि उनका परिवार किस पर निर्भर करता था? उन कामगारों का, इन नौकरी पर। तो इसके आधार पर उनको क्या कर दिया गया? आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब देखते हैं बच्चे इससे आगे। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों का दुरुपयोग किया गया। कह रहे जो आपके जो था ना, जो आपका शुरू किया गया था, कौन सी औद्योगिक लाइसेंस नीति चलेगी थी? कुछ औद्योगिक घरानों यानी कुछ आपके इंडस्ट्रियल ऐसे परिवार थे जो लोग उद्योग काम करते द्वारा दुरुपयोग किया गया। यानी कि जो हमें लाइसेंस पत्ती थी और जो औद्योगिक घराने थे जो बहुत रिच थे, जिनका काम उद्योग था, उन घरानों द्वारा क्या हो गया? उस लाइसेंस पत्ती का दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धाओं को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे। क्लियर हो गया? वो क्या कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि हमें नया कंपटीशन बनाना है, उसके लिए नहीं, बल्कि जो कंपटीशन शुरू हो रहा है उसको खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे थे? लाइसेंस कर रहे थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक विनियमन के कारण कुछ फर्म क्या होती? कार्य कुशल, यानी कि बच्चों मैं बताऊंगा अभी कि जो आपका लाइसेंस नीति थी ना, ये अत्यधिक नियमन हो गया। एकदम बहुत ज्यादा नियम बना दिए इसमें लाइसेंस नीति का, जिसके कारण हो गया जो कुछ फर्म क्या हो गया बच्चों? कार्य कुशल नहीं बना पाई। और क्या नहीं बना पाई? कुछ कार्य कुशल नहीं बना पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में संबंधित मंत्रालय को लॉबी बनाने में समय व्यतीत करने लगे। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, जो आपकी लाइसेंस पद्धति आई, क्या आई? लाइसेंस पद्धति। वो लाइसेंस पद्धति के अंदर जो आपके उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उत्पादन करने पर ध्यान नहीं दिया, कंपटीशन करने पर ध्यान नहीं दिया कि हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, हमें नई चीजें प्रोड्यूस करनी है, हमें बाजार में चीजें प्रोवाइड करानी है, उस पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान दिया? कि हमें अधिक से अधिक लाइसेंस प्राप्त करने हैं, उस विषय पर ध्यान दे दिया। यानी कि जिस डेवलपमेंट थ्योरी पे हमें चलना था, उत्पादन की थ्योरी पर, कंपटीशन की थ्योरी पर, उस पर ध्यान नहीं दिया। और हमने क्या कर लिया? मंत्रालयों में गए, अपनी सेटिंग बढ़ाई कि कुछ भी करके हमें ये वाला लाइसेंस दिवा दो, दारू फैक्ट्री का दिवा दो, अल्कोहल का दिवा दो, या हमें ये उद्योग चलाना है, मसाला वाला, पान गुटखा का, जो भी अन्य चीजें हैं, या हमें भारी उद्योग लेना है। उसके लिए क्या करने लगे? अपनी लॉबी बनाने के लिए समय व्यतीत करने लगे। यानी कि उनका ज्यादा टाइम किस पे हो गया? लाइसेंस लेने पर, कि कुछ भी हो जाए लाइसेंस लेना है, जबकि फोकस किस पर होना चाहिए था? उत्पादन करने पर। तो ये एक कहीं ना कहीं खामी नजर आई लाइसेंस की, कि लाइसेंस होने से जिन चीजों को सोचे थे कि सरकार को ये पता रहेगा किनका उपभोग हो रहा है, किनकी वस्तु की मांग बढ़ रही है, किस प्रकार उत्पादन कराना है, इसलिए सरकार क्या लेके आई थी? लाइसेंस पत्ती लेके आए थे 1956 में। लेकिन उसका सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। उल्टा क्या? कि ये ध्यान नहीं दे पाए हमें किन की प्रतिस्पर्धा करनी है या किन उत्पादन करना है, बल्कि हम लाइसेंस बटोरने के चक्कर में तुल गए। क्लियर हो गया? अब देखते हैं। देखिए, विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी विदेशी कॉम्पिटिशन से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा सकती है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा। किसके बाद रहा बच्चों? ये उस स्थिति के भी जारी रहा। भले ही आप विदेशी जो प्रतिस्पर्धा से क्या मिला हमें? संरक्षण हुआ, और उसका भी क्या हुआ? आलोचना हुई। देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं कि विदेशी संरक्षण से किस प्रकार हम लोग आलोचना कर रहे थे, कि जो विदेशी चीजें आ रही थी बच्चों, उनमें आने पर हमने टैक्स बढ़ा दिया, आपकी चीजें महंगी हो गई, ताकि जो आपकी हमारी घरेलू चीजें हैं वो अच्छी हो सकें। फिर भी बात क्या हुआ? स्थिति वैसी ही बनी रही। क्लियर हो गया? कोई सुधार हमें नजर नहीं आया, जब तक यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। क्या सिद्ध नहीं हो जाए कि भैया जिस हम लाभ के लिए सोच रहे हैं, लाभ छोड़ो, उससे क्या होगा? अधिक नुकसान ना होगा। आयतों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक आपके करते थे। अब क्या करना पड़ रहा है? भारतीय उपभोक्ता यानी कि जो जिन वस्तु को उपभोग कर, जो आपकी चीजों को खरीदते हैं, उनको उन वस्तु को खरीदना पड़ रहा था
जो आपकी भारतीय उद्योग, यानी कि कुल मिलाकर हमें विदेशी चीजें प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, आयातों पर अपना प्रतिबंध कर दिया था। हम आयात नहीं करेंगे, हम दूसरे देशों में चीजें नहीं मंगाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए, उत्पादक इस बात से अवगत थे, यानी कि जानते थे कि उनके पास एक अबाध बाजार है। क्या है? अबाध बाजार है। अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं की थी। क्या नहीं थी? अगर उन्हें अपनी गुणवत्ता को क्या करना है, सुधारना है, उसके लिए क्या नहीं थी, कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने क्यों सोचते थे? देखिए, वो कह रहे हैं कि जब जो हमारे यहाँ जो अपनी चीजें उत्पादन हो रही थी और कैसी थी, घटिया वस्तुओं को कैसे बेच रहे थे, ऊंची कीमतों पर। बच्चों किस पर बेच रहे थे? ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे। किस पर बेच रहे थे? आपका ऊंची कीमतों पर आपका बेच रहे थे। ठीक है ना? किस पर बेच रहे थे? आपका जो जो आपकी ऊंची कीमतें हैं उन पर बेच रहे थे, ऊंची कीमत पर बेच सकते थे। तब उन्होंने क्या करा कि हमें अपनी गुणवत्ता सुधारनी है। अब देखिए, जब अपनी चीजों को बेचना है, भले ही हम अच्छी चीजें नहीं बना रहे थे, अब जब हमने बाहर से चीजें मंगानी बंद कर दी, अब मंगानी बंद कर दी तो उन वस्तुओं का शॉर्टेज होने लगा, और शॉर्टेज होने लगा तो हम जो हमारे लघु उद्योग थे या हमारे उद्योग थे उनका क्या कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। और जब बाहर से आपकी चीजें नहीं आ रही थी तो लोगों को वो चीजें खरीदनी थी, तो हम लोग कहाँ से खरीद रहे थे? अपने यहाँ से ही खरीद रहे थे। उस टाइम क्या था, चीजें हमारी घटिया थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हमें क्या करना था, हमें अपनी चीजें बेचनी थी। हमें उस टाइम अपनी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना था। हमने क्या करा कि जितनी सप्लाई चाहिए थी, जितनी मांग थी, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने क्या करा कि हम चीजें अच्छी नहीं बना रहे विदेश की तुलना में, हमें अब चीजों पर ध्यान देना है। यानी कि हम गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जबकि हमें उत्पादन पर ध्यान देना था। क्लियर हो गया? आपको यही तो कह रहा है कि वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। उन्हें कह रहा क्यों सोचते वो करने, क्योंकि उन्हें तो फायदा ही था ना कुल मिला के, कि अगर अब देखिए चीजें महंगी बिक रही हैं, अब वो किस टाइम सुधार करेंगे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। आयातों की प्रतिस्पर्धा, जो आपके आयात हो रहे थे उनका जो कंपटीशन था, ना हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य कर रहा था। क्या कर रहा था? जो हमारे उत्पादक हैं, जो लोग आपको प्रोड्यूस जो वस्तु देते हैं, उनको अधिक दक्ष मतलब कुशल बनाने के लिए बाध्य कर रहा था। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत था कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है। कह रहे जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था, आपका लाभ कमाना नहीं था। देखिए, जो भी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की जो आपकी चीजें होती हैं, उनका क्या मुख्य फोकस नहीं था, आपका लाभ कमाना मुख्य फोकस नहीं था। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना था। यानी कि जो आपकी सार्वजनिक दृष्टि की जो आपकी क्षेत्रक थी, उनकी फर्मों का मूल्यांकन करना था। कि आखिर में जो आपकी सार्वजनिक आपकी क्षेत्र की इकाइयां थी, उन फर्म का इस आधार पर चेकिंग बैलेंस था, या उन आधार पर उनका मूल्यांकन, उनको नंबर देने थे कि आखिर में लोगों का कितना कल्याण कर पाए, कि वो लोगों का कितना भला कर पाए, इस बात को ऊपर ध्यान देना था। क्लियर होगी? उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभ के आधार पर नहीं, यानी कि उनका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करेगा कि उन्होंने खराब उत्पादन करके कितना लाभ कमाया है। क्लियर हो गया? बल्कि किस पर करेगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो लोगों का कितना कल्याण कर पाए, इस बात पर आपका डिपेंड करेगा कि आखिर में वो जनता का कितना कल्याण कर पाए। कौन क्षेत्र? आपके सार्वजनिक। इस पर नहीं कि उन्होंने कितना लाभ कमाया है। क्लियर हो गया? संरक्षण के संबंध में कुछ सार्वजनिक अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते हैं। बच्चों, कब तक करना चाहिए? धनी राष्ट्र जब तक करते हैं। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीतियों में परिवर्तन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा भैया आप तो नीति बदलो और क्या करो, उसमें परिवर्तन का आग्रह किया। आप तो मान जाओ कि भैया जो पॉलिसी है उन्हें बदलो। यानी कि 90 के दशक में देखकर हम सोच रहे हैं कि हमें चीजों में बदलाव लाना है। अब फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपनी चीजों में बदलाव करना है। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण भारत सरकार ने 1991 में
नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। अब देखिए, जब हम यह आपका देख चुके कि जितनी हम पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी बनाने में कुछ खास लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ना तो हम अच्छी वस्तु बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं है जिनसे हमें क्या करना है, उत्पादन आपका लेना है। क्लियर हो गया? ये सब चीजें हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना था। तो उस टाइम क्या करें, इसके लिए हमें ये नीति बनाकर हमें ध्यान रखना था। तो उसके लिए सरकार, आपके जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने डिपेंड किया कि भैया अब हमारी जो नीतियां हैं उनमें कुछ बदलाव आना चाहिए, और इसी बदलाव जो समस्या है, उन समस्याओं को सही सरकार के कारण ने एक नई नीति लेके आए। कौन सी नीति लाए? देखिए बच्चों, 1991 आपकी नीति लाए। और बच्चों, हमें ये नीति हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आखिर में जब हमने देखा कि ये क्या चीज थी इस नीति में, हम देख रहे हैं कि हर नीति लागू करी गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलाव नजर आने थे वो बदलाव नजर नहीं आ रहे थे। अब देखते हैं, अब पूछते हैं निष्कर्ष पे, कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। कह रहे हैं जो हमने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना चलाई हैं, तो उनमें प्रगति है वो कैसे है, उल्लेखनीय है, बहुत बढ़िया है। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। यानी कि जैसी स्थिति हमारे स्वतंत्रता के बाद थी, उसके बाद क्या हो गई, बहुत प्रकार की आपकी तुलना में बहुत विविधतापूर्ण थी, बहुत अलग थी। क्लियर हो गया? हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति का जो आपका रिजल्ट था, परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो गया। अब देखिए कि जितने हम प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि जो 40 साल थे बच्चों, क्लियर हो गया, 1950 से 1990 के, इसमें क्या हुआ, बहुत सारी विविधता हुई, पूर्ण हुई। जैसे हरित क्रांति, पहले हम खाद्यान्न पर अपने आप में क्या नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। हम इन प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में हम 40 साल में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। किसमें? खाद्यान्न में। क्लियर हो गया? अब देखिए, भूमि सुधार का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। अब देखिए, ये कह रहा है कि आखिर में 40 साल में जो आपके 1950, क्या बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा, 1950 आजादी के बाद और 1990, इन 40 साल के जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें क्या परिवर्तन आया। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि भारत आत्मनिर्भर हो गया, खाद्यान्न की चीजें हमें मिलने लगी। पहले हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त नहीं था, अब क्या हो रहा है, हमारे पास खाद्यान्न मिल रहा है। क्लियर है? अब दूसरा, जमींदारी प्रथा जो थी, भूमि सुधार हो गया। पहले आपको जमींदारी सुष्टा थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उनका क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। लेकिन अनेक अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। यानी कि जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, उनसे क्या थे, उनकी परफॉर्म से क्या थे, असंतुष्ट थे कि वो अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं। आशित है सरकारी नियमों के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हुई है। क्या हुआ, जो उद्यम बढ़ने चाहिए थे सरकारी नियम से, वो नहीं बढ़ पाए। यानी कि जो आपकी लाइसेंस नीति आई थी, उससे उद्योग बढ़ने चाहिए थे, जबकि वो उद्योग नहीं बढ़ पाए। आत्मनिर्भर के नाम पर हमारे उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से किया गया। यानी कि ये दिखाने के लिए कि हम चीजों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सब कुछ हम खुद उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करा, जो विदेश से हम चीजें मंगा थी उन पर हमने प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर हो गया? और हमने क्या कर दिया, हमने विदेशी जो प्रतिस्पर्धा थी उसे संरक्षण कर दिया। इसमें उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। यानी कि जो हमें कंपटीशन मिलना था, किसका बच्चों कंपटीशन, विदेश की वस्तुओं को देखकर। किसे बच्चों, जो आपकी विदेशी वस्तुओं को हमें आपका देखकर जो हमें आपकी चीजें सीखनी थी, जो हमें आपका गुणवत्ता में सुधार करना था, वो हमें नहीं मिला। क्योंकि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट था और हम दूसरे प्रोडक्ट से उसकी तुलना करते, और तुलना कब करते, जब हमारे पास विदेशी भी होता तब करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या था, हमने आयतों प्रतिबंध लगा दिया, तो हमारे केवल देश के ही क्या मिले, उत्पादन वस्तु मिली। और वो हम क्या, हम कोई नई चीज नहीं सीख पाए कि आखिर में हम कैसा बनाएं, या हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, हमारी वस्तु में क्या कमी, ये लोग हम नहीं सीख पाए, क्योंकि हमने आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हम कहां से सीखते, हम विदेश से सीखते, ये हमारी कमी रही थी। क्लियर हो गया? हमारी नीतियां अंतर्मुखी थी।
कैसी थी? अंतर्मुखी थी, अपने देश को देखने वाली नीतियां थी, अंदर डेवलपमेंट करने वाली थी। अतः हम एक सशक्त निर्यातक क्षेत्र विकसित करने में विफल रहे, यानी कि हम ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाए कि जिससे हम खुद भी उत्पादन करें और जितना उत्पादन करें उसको हम बाहर निर्यात करें। लेकिन हमने कैसे करा? जिनकी हमें जरूरत है बस वही बनाए, हम निर्यात को हम फोकस नहीं कर पाए। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग का यह सर्वत्र महसूस किया गया कि आखिर में जो वैश्विक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन को प्रदर्श्य हम उनको सर्वदा क्या करें? हम केवल महसूस किया जा रहा था, केवल हम महसूस कर रहे थे, हम वो रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे थे, वो चीज हम नहीं कर रहे थे कि आर्थिक नीति में सुधार की आवश्यकता है। इसमें बच्चों आर्थिक नीति में क्या आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर हम आगे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमने जो ये अपना चैप्टर देखा है, या ये जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, ये हमारा समाप्त हो गया है। और बच्चों इस चैप्टर में हमने वो सब चीजें देखी हैं कि जो 1950 में जो चीजें थी और 1990 तक यानी 40 साल के अंदर जो हम नीतियां बनाई हैं ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें, हमने वो चीज भी देखी। हाँ कि हमें खाद्यान्न की कमी है, हम खाद्यान्न को कैसे बढ़ाएं, हम एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें, हम हरित क्रांति लेके आए, जमींदारी प्रथा उन्मूलन करी, आत्मनिर्भर बन सकें, भारी उद्योगों का विकास कर सकें, क्लियर हो गया, आर्थिक समृद्धि कर सकें। हम 1956 पॉलिसी लेके आए जिसके तहत हमने अपने क्षेत्रों को निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में आपका बांटा, हमने कुन वस्तु का उत्पादन किया। कुल मिलाकर बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत अगर आप ध्यान से समझेंगे तो केवल हम यही आपका देख पाए कि हमने 1950 के बाद और 1990 के बीच यानी कि लगभग 4 दशक यानी कि 40 साल के अंदर हमने क्या डेवलपमेंट किया और हम क्या डेवलपमेंट करना चाहते थे और हम उस पर कितना लक्षित हो पाए, यानी कि हम कितना सफल रहे। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस 40 साल के अंदर हम आत्मनिर्भर हो पाए, हरित क्रांति को सफल कर पाए, जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था को हम लोग समाप्त कर पाए, ये हमारा अचीवर रहा। जबकि जिस हिसाब से हमारी समृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़नी थी वो हम लोग नहीं कर पाए। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमने जो विदेशी आयातों को हमने प्रतिबंध किया, जिसे हमें कुछ सीखना था वो हम लोग नहीं सीख पाए। और जो हम लाइसेंस नीति लेके आए वो लाइसेंस नीति उद्योग को बढ़ाने की बजाय हमारी चीजों को कम करने पर लगी, क्योंकि उसका गलत क्रियान्वयन किया गया। तो बच्चों कुल मिलाकर इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये देखा कि 40 साल के अंतर्गत जो आपके परिवर्तन हुए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें व्यापक विकास हुआ, कौन से ऐसे परिवर्तन थे जिनमें निम्न स्तर की गति देखी गई, और कौन सी ऐसी पॉलिसियां रही, कौन सी ऐसी नीति रही जिनके माध्यम से ये डेवलप हो सकते थे या डेवलप नहीं हो पाई। उन सब नीतियों का, उन सब कारणों का, उन सब चीजों का हमने चर्चा करी और इस चर्चा पर हम यही रिजल्ट पर पहुंचे कि हम आर्थिक समृद्धि में वो ग्रोथ जो हमें करनी चाहिए थी वो लोग हम नहीं कर पाए। हम केवल जमींदारी प्रथा और एग्रीकल्चर को ही आपके खाद्यान्न में आत्मनिर्भर आपका बढ़ा पाए, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का विकास होना था हम वैश्विक परिदृश्य में हम वो विकास नहीं कर पाए। और इसके लिए हम अपनी पॉलिसी 1991 लेके आए, जिसको हम अगले चैप्टर में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।